बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूँ। नाज़रीन सामीन, इंडिया में खातून हैं जो कि बीजेपी के एक बड़ी अहम रुकन रहीं, बड़े अहम ओहदे तक पहुँच गईं। उसकी वजह यह थी कि ये खातून मुसलमानों को लेकर बड़ी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करती थी, पाकिस्तानियों को लेकर एंटी पाकिस्तान रिटॉरिक बड़े शद्दोमत के साथ बयान करती थी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को, बीजेपी की आइडियोलॉजी को जब मुसलमानों के हवाले से बात की जाए, जब इस नज़रिए की बात की जाए, इस खातून ने अपने रगों पे के अंदर समा लिया। इस खातून का नाम, इस नापाक और गलीज खातून का नाम नुपुर शर्मा है। मई के आखिरी दिनों में इस खातून ने एक टीवी चैनल है, इंडिया का न्यूज़ चैनल है जिसका नाम टाइम्स नाउ है, इसको इंटरव्यू दिया। और टाइम्स नाउ वो टीवी चैनल है जो कि एंटी मुस्लिम बयानियों को बड़ी शद्दोमत के साथ लेकर आगे बढ़ता है और पूरे इंडियन पोलाइटी के अंदर नफरत की फजा पैदा करने में इस न्यूज़ चैनल का बड़ा हाथ है। आमतौर पर जब इंडियन चैनल्स पे आपने देखा होगा कि जब एंकर्स बात करते हैं, अगर कोई बात उन्हें गरां गुजरे और समझ ना आए या उनके मुखालिफ बयानिए पर पूरी उतरती हो, तो एंकर्स चीखते हैं, चिल्लाते हैं, धाड़ते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं और अपने मुखालिफ को बात नहीं करने देते, मुंह से झाग निकलती है। और ये सारे सीन्स आप देख चुके होंगे। लेकिन जब इस गलीज खातून ने, नुपुर शर्मा ने, जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनकी ज़ात अक़दस के हवाले से अपनी नापाक ज़बान से गलीज मुग़ल्लज़ात बकने शुरू किए, तो अजीब सा समा हुआ कि एंकर के जो होंठ हैं शायद वो सी लिए गए हों और वो चुप साधे बैठा रहा और मुकम्मल मौका दिया कि ये खातून जो है, गलीज खातून जो है, अपनी नापाक जुबान से मुग़ल्लज़ात बकती चली जाए। और ये बात यहां तक रुकती नहीं है। उसके बाद बात मीडिया पे आती है और इंडिया में जो दिल्ली चैप्टर के बीजेपी के मीडिया के हेड हैं, जो मीडिया का कंट्रोल करते हैं, नवीन कुमार जिंदल, इन्होंने ट्विटर पे आके इस नापाक खातून को, इस गलीज खातून को सपोर्ट किया। ये दो वाकयात हुए। फिर इंडिया के अंदर मुजाहरे होते हैं, लेकिन इससे पहले भी बेशुमार मुजाहरे होते रहे, मुसलमानों को स्नब करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कत्लो गारत होती है। तो ये सारे सीन्स होते रहे। और कुछ दिनों के बाद, एक वीक के बाद, ये बात मुस्लिम दुनिया के अंदर फैलती है और सोशल मीडिया के ऊपर आती है। तो मुस्लिम दुनिया में जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो इस चीज़ के ऊपर शोर मचाते हैं और पूरी अरब का जो वर्ल्ड है, जो मुस्लिम नेशंस हैं, वो इस चीज़ के ऊपर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाती हैं और इंडियन जो एम्बेसीज हैं, वहाँ पे जो एनवॉयज़ हैं, उन्हें बुलाया जाता है और उनके बारे में बात की जाती है। लेकिन इससे पहले जब पूरी दुनिया में शोर मच रहा था या शोर मच रहा है और ये दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, तो बड़े अफसोस की बात है। थोड़ा सा मैं डी ट्रैक होऊंगा, फिर वापस अपने मौक़िफ़ पे आऊंगा। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये टॉप ट्रेंड नहीं चलता। अभी भी हम एक दूसरे को लान तान करते हैं। अपने पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारे सफ़े अव्वल के दुश्मन हैं, उनके बारे में बात की जाती है। हमारे जो लीडरान हैं वो हर तरह की गलतियों से पाक हैं और सारी बुराइयां जो हैं हमें, जो अपने मुखालफीन हैं, उनमें नज़र आती हैं। और हमने अपनी तोपों का और गन्स का रुख जो है अपने मुखालफीन की तरफ किया हुआ है। अब मैं एक टीवी चैनल पर बैठा था आज से कुछ 2-3 माह पहले, टीवी टुडे नाम है उसका। तो वहाँ पर एक इंडियन सहाफ़ी को उन्होंने ऑनलाइन लिया। जब ब्रेक का मौका आया और ब्रेक पे गए तो इंडियन सहाफ़ी से इफ्तिसार किया गया, बात पूछी गई कि देखें, आपके मुल्क के अंदर एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान बयानियां इस कदर शद्दोमत के साथ टीवी चैनल्स क्यों लेके चलते हैं? तो उन्होंने कहा जी भाई बिकता है वहां पे। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि हमारे इधर टीवी चैनल्स जो हैं, इंडिया के अंदर मसाजिद पर हमले हों, मुसलमानों को सफाक तरीके से कत्ल किया जाए। आजकल की आप वीडियो देख लें कि जब मुसलमान सड़कों पे हैं, अपने नबी पाक की हुर्मत के लिए वो सड़कों पे आते हैं, तो किस कदर खून खराबा होता है। इतने अजियतनाक किस्म के सीन्स हैं, इतने वहशतनाक किस्म के सीन्स हैं कि आपने शायद वो किसी भी हॉरर स्टोरी के अंदर ना देखे हों। तो वो हमारा मीडिया बिल्कुल चुप साधे बैठा है क्योंकि शायद ये चीज़ बिकती नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, जो हमारे पॉलिसी साज हैं या जो पैमरा के लोग हैं, कि टीवी चैनल्स को भी ये डायरेक्शन होनी चाहिए कि वो हमारी जो आवाम है, हमारी जो कौम है,
उन्हें बताए कि हमारे पहलू में जो हमारा हमसाया बैठा है, जहां पर एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट हॉट केक्स की तरफ बिकता है, तो वो मुसलमानों को लेकर किस तरह का मौकफ लेकर किस तरह के रिएक्शन डेवलप कर रहा है अपनी आवाम के अंदर। वहां तो एंटी मुस्लिम नारा लगा के लोग वोट लेते हैं और इलेक्शन जीत जाते हैं, और आप अपने मुल्क के अंदर असल तस्वीर जो है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है, वो तक नहीं दिखा सकते। आज से 2-3 माह पहले इंडिया के अंदर एक जर्नलिस्ट जो एक वीडियो बना रहा था और सामने से मुसलमान आता है और वो आके सामने कोई नारा बुलंद करता है, तो पुलिस वाले जब उस पर लाठी चार्ज करते हैं तो वो कैमरामैन अपने कैमरे को फेंकता है और वो भी पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। तो ये कुछ होता है इंडिया के अंदर। नफरत जो है इन लोगों के अंदर इतनी पेनिट्रेट कर चुकी है, इनके रगों पे के अंदर इस तरह इंजेक्ट की जा चुकी है कि सारा जो पोलाइटी है, जो सोशल फैब्रिक है, वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान बयानी को लेकर पूरी तरह इस लहर के अंदर वो काम कर रहा है। और यहां पाकिस्तान के अंदर हम आपस में ही लड़ते चले जा रहे हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं है कि हमारे गिरदो नवाब में, हमारे हमसायगी के अंदर, इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर क्या कुछ हो रहा है। आप सिर्फ ये एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब 9 बजे का खबरनामा होता है तो हमारे कितने टेलीविजन चैनल्स हैं जो कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की तस्वीर पेश करते हैं कि आज इतने लोग मारे गए और वहां पर आजकल इस किस्म की फजा है। सर पीटीवी बात करता है, बाकी तो हम देखते हैं। आप जरा किसी दिन एक्सपीरियंस कर लीजिए, आधा घंटा किसी भी टीवी के सामने बैठिए, मैं नाम लिए बगैर बात करता हूं, इसमें भी हमारे पॉलिसी साज जो हैं, इदारे जो हैं और जो पैमरा के लोग हैं, उन्हें वो डायरेक्शन दें टीवी चैनल्स को, जी दिखाएं आप कि हमारे हमसाए ममालिक में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आप देखिए, ये एक तरह से पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है कि हम तो अपने मसाइल को लेके बात करते हैं, और इंडिया के अंदर अगर पागलपन है, एक मौक़िफ़ ये भी पेश किया जाता है, तो हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। वहाँ का एक लीडर जो है, जो बीजेपी का कारकुन जो है, जब स्टेज पे आके वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता, वो पॉवर्टी की बात नहीं करता, वो किसानों की बात नहीं करता, वो एंटी मुस्लिम नारा लगाता है, एंटी पाकिस्तान नारा लगाता है और वोट हासिल करता है और जीत जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मौक़िफ़ बिल्कुल इख्तियार नहीं किया जाता। या इश्यूज़ की सियासत होती है, यहाँ पर लोगों के बारे में बात की जाती है, पॉवर्टी की बात की जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, करप्शन की बात की जाती है, टैक्स चोरी की बात की जाती है, और इस बयानी को लेकर वोट हासिल किए जाते हैं और कैंडिडेट्स जो हैं वोट हासिल करते हैं और जीतते हैं। दोबारा हम आते हैं उसी डिबेट की जानिब जिसका हमने आगाज़ किया था। ये थोड़ा सा डिट्रैक हुआ ताकि कुछ चीज़ें हम लोगों को समझ आ जाएं कि हमें भी क्या कुछ करना चाहिए। गल्फ कंट्रीज जो है, इन्होंने शदीद किस्म का रिएक्शन इस चीज़ के ऊपर लिया, और जो इंडियन एनवॉयज हैं उन्हें बुलाया, बिलखसूस जो कुवैत है, जो ओमान है, जो ईरान है, इन सब कंट्रीज ने मुश्तरका मौक़िफ़ पेश किया और इंडिया को एक मैसेज दिया कि जी अगर आप हमारे नबी पाक के बारे में इस तरह के मुग़ल्लज़ात आपके लोग बकेंगे और आपके जो आला ओहदेदार हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे और वो कोई मुज़म्मती बयान जारी नहीं करेंगे, तो फिर हमारी तरफ से ना है। और रिएक्शन के तौर पर हमने देखा कि कुछ ममालिक के अंदर जो डस्टबिन कैंस हैं उसके ऊपर मोदी की तस्वीर लगा दी जाती हैं और इंडियन मसनूआत का बायकॉट किया जाता है, और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के मैसेजेस कम्युनिकेट किए जाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म का रिटॉरिक दिया जाता है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारी तरफ से फिर ये रिएक्शन आएगा। अब यहां रुककर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया के अरब वर्ल्ड के साथ, जो गल्फ रीजन है उसके साथ पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान से भी ज्यादा। मैं एक दो बातें आप लोगों के सामने रखता हूं। 2019 में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने रिक्वेस्ट की कि OIC के इफ्तिताई सेशन जो है उसमें सुषमा स्वराज को इनवाइट ना किया जाए, तो UAE ने इनकी रिक्वेस्ट जो है उन्होंने स्नब किया, उन्हें रिजेक्ट किया, और नतीजतन पाकिस्तान OIC के इस सेशन में शामिल नहीं हुआ। यहां से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और फिर आप देख लीजिए कि कभी भी कश्मीर के मौक़िफ़ के ऊपर इन गल्फ रीजन के जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया। अट्रॉसिटीज़ होती रही इंडिया के अंदर। आप देखें, मसाजिद पर हमले होते रहे, मुसलमानों को लेकर सारी बातें की जाती रही।
और अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद में इनकी कोर्ट ने क्या फैसला दिया, तो कभी भी जो अरब कंट्रीज जो हैं, जो अरब नेशंस जो हैं, इनके अंदर रिएक्शन डेवलप नहीं हुआ। लेकिन इस दफा रिएक्शन डेवलप हुआ। और एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, इंडिया के अरब कंट्रीज के साथ, गल्फ रीजन के साथ ताल्लुकात किस कदर मजबूत हैं, इसका अंदाजा आप यहां से लगा लीजिए कि अगस्त 2019 में जब इंडिया ने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे रिवोक किया और जो कश्मीर था उसे इंडिया के साथ मर्ज करने की कोशिश की, फिर एक जुल्म तशद्दुद की एक दास्तान स्टार्ट होती है और इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया और स्कूल्स बंद कर दिए और हॉस्पिटल्स बंद कर दी। मुझे याद है कि एक वाशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छपता है जिसमें बात की जाती है कि उन दिनों में एक कश्मीरी को इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सांप डस लेता है और वो मारा मारा फिरता है, उसकी फैमिली उसको लेकर, तो कहीं हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं मिलती और कोई डॉक्टर्स नहीं थे और वो एट द एंड ऑफ द डे ही डाइड। तो ये आलम था पूरे कश्मीर के अंदर, कोई जो एम्बुलेंस है वो नहीं मिलती थी, हॉस्पिटल्स बंद थे, स्कूल्स बंद थे, रात 8 बजे के बाद लाइट बंद करना पड़ती थी। अगर कहीं लाइट जलती हुई नजर आए तो वो जो फोर्सेस, इंडियन ब्रूटल फोर्सेस के जो लोग थे वो घर के अंदर फलांगते थे और जाके वहां पे लोगों को मारते पीटते थे। लेकिन इस पूरी कहानी के अंदर किसी अरब नेशन ने, किसी अरब कंट्रीज ने, किसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने, जीसीसी के जो 6 कंट्रीज हैं, इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि जब अगस्त में इन्होंने ये हरकत की और कश्मीरियों के साथ जुल्म इस्तबदाद की दास्तान रकम करनी स्टार्ट की, तो कुछ ही हफ्तों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद यूएई ने मोदी को अपने मुल्क बुलाया और इन्हें अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ज़ैद अता किया। बहरीन भी पीछे नहीं रह सकता था, बहरीन ने भी बुलाया और किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस अता किया। फिर सऊदी अरब आगे बढ़ा और सऊदी अरब ने द किंग अब्दुल अजीज सैश जो है वो इन्हें अता की। और ओमान ने जो अपनी डकम पोर्ट है वो इंडियन नेवी को दे दी कि आप यहां पर आए, उन्हें एक्सेस दे दी और यहां पर आप अपनी सारी कार्रवाई करें। तो ये एक ताल्लुकात थे, बड़े पुरतपाक ताल्लुकात थे। लेकिन क्या हुआ कि इन सारे ममालिक ने बड़ा सीवियर किस्म का रिएक्शन दिया, बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन दिया और इंडिया को बैकफुट पे जाना पड़ा। अपने इन दोनों लोगों को, गलीज लोगों को बीजेपी से निकालना पड़ा और नुपुर शर्मा को उन्होंने निकाल दिया और नवीन कुमार जिंदल को भी उन्होंने निकाल दिया और फिर वजाहतें दी। इंडिया के अंदर जो लोग हैं उन्होंने जब ये देखा जी हमारी गवर्नमेंट है वो कतर को और ओमान को, यूएई को, सऊदी अरबिया को वजाहतें दे रही है और ये कहती फिर रही है कि ये फ्रेंज एलिमेंट्स थे, ये शिद्दत पसंद लोग थे, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये बीजेपी का बयानिया नहीं। गो के 10 दिन गुजर गए, बीजेपी की तरफ से, किसी ऑफिशियल की तरफ से कोई मुजम्मती बयान नहीं आया था, लेकिन उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है बैकफुट पे क्यों जाना पड़ा और ये गल्फ कंट्रीज का, गल्फ रीजन का इतना शदीद मौकफ क्यों आया? वजह जो है वो ट्रेड है, वो ऑयल है, वो गैस है, वो इंडिया के वो लोग हैं जो कि इन कंट्रीज के अंदर बसते हैं, काम करते हैं और वहां से रेमिटेंसेस जो हैं वो इंडिया के अंदर भेजते हैं और इंडिया जर्रे मुबादला कमाता है। असल वजह ये है। तो अब थोड़ा सा तस्वीरी खाकों की मदद से, कुछ इमेजेस की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि ये ट्रेड रिलेशन, ये बायलैटरल रिलेशंस जो हैं, ये इंडिया और गल्फ रीजन के जो अरब नेशंस हैं उनके किस हद तक डेवलप हो चुके हैं। सबसे पहले बात यह है कि इन कंट्रीज के अंदर कितने इंडियंस रहते हैं। सऊदी अरेबिया जो है यहां पर 2.6 मिलियन इंडियंस काम कर रहे हैं। यह रिपोर्ट थोड़ी सी पुरानी है, अब फिगर्स को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। कुवैत के अंदर 1 मिलियन इंडियंस काम करते हैं। कतर के अंदर 7,47,000 इंडियन जो बाशिंदे हैं वो कतर के अंदर काम करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सबसे ज्यादा 3.4 मिलियन, 34 लाख। ओमान के अंदर भी 7,81,000 जो इंडियंस हैं काम करते हैं या इंडियंस जो हैं वो इमिग्रेंट्स हैं इन रीजन्स के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर। अब एक और तस्वीर आपके सामने है
कि यूएई से जो रेमिटेंसेस वो अपने मुल्क भेजते हैं वो 13.8 बिलियन है। सऊदी अरेबिया से जो भेजते हैं वो 11.2 है। कुवैत से जो भेजते हैं वो 4.6 है। और जो अदर गल्फ रीजन है जिसमें ओमान है, बाकी कंट्रीज हैं, वो 8.7 है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया की जो गैस रिक्वायरमेंट है उस गैस रिक्वायरमेंट का 40% कतर पूरा करता है। जी हां, ये वही कतर है जिसने उसी दिन जिस दिन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नेदू जो है वो कतर के दौरे पे था, उनसे मुलाकात करने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद जो इंडियन एम्बेसी है कतर के अंदर, वहां पर एनवॉय को बुलाया और शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की और उसकी तबीयत साफ की और ये बात कही कि इंडियन ऑफिशियल्स जो इंडिया के अंदर हैं वो पब्लिकली माफी मांगें। तो ये एक कतर का मौकफ था। और जो सारे जो गल्फ रीजन के कंट्रीज हैं, जो 7 कंट्रीज हैं, इसके अलावा अरब कंट्रीज जो हैं और मुस्लिम नेशंस जो हैं, बिलखसूस पाकिस्तान भी, सब ने शदीद रिएक्शन दिया और ये मुतालबा किया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगे, अपना मौकफ क्लियर करे। एक बात जो हम सब लोगों के लिए काबिल फ़ख्र है कि जो गल्फ रीजन है, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को लेकर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से इन्होंने एक भरपूर स्टैंड लिया और इंडिया को बताया कि इस तरह की हरकत जो हैं अगर आप करेंगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे और आपके मौक़िफ़ के ऊपर भरपूर अंदाज में डिप्लोमेटिकली हम बात करेंगे, मुज़म्मत करेंगे। मुझे आखिरी जुमला कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो इंडिया जिसको बनाने वालों में गांधी शामिल थे, जो अदम तशद्दुद का प्रचार करते थे और अदम तशद्दुद के कायल थे, और वो इंडिया जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग आए, शायर आए, जो रोमांटिसिज्म की बात करते थे, आइडियलिज्म की बात करते थे, प्यार मोहब्बत की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, और वो इंडिया जहां अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोग आए जिन्होंने इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स की, जो बात करते थे कि अपने इख्तलाफात सियासत के ज़रिए मिल बैठकर प्यार मोहब्बत से यगानगियत के साथ हल करने चाहिए। वो इंडिया एक नफ़रत के समा को पूरी तरह अपने अंदर समो चुका है, जहां पर आज रूह गर्दिश कर रही है, जो इंडियंस के अंदर समा चुकी है, और वो रूह है नथुराम गॉडसे जैसी। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और दुआ करने के साथ साथ हम इखलाकी तौर पर उन लोगों के लिए, उन अपने भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं जो इंडिया के अंदर रहते हैं, जो सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, उनकी हुर्मत को लेकर, उनकी ज़ात अक़दस को लेकर बात कर रहे हैं। और अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहिए कि ये असल चेहरा है, मोदी का असल चेहरा है, आरएसएस का असल चेहरा है, विश्व हिंदू परिषद का असल चेहरा है, और इसी चेहरे को बेनकाब करना चाहिए, अपने लोगों के सामने लाना चाहिए। अपनी अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई थीम को लेकर इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत दूंगा। अपना, अपने लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।